एयर कमोडोर एस बहल साहब हमारे साथ हैं, कैप्टन श्याम कुमार जी नेवी से हमारे साथ हैं, वैभव सिंह हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट है। आप सबका बहुत स्वागत है सर। बहल साहब, पहले मैं चाहूंगा जो बात वहां से उन्होंने कही, आज तो पाकिस्तान को बहुत दुख हुआ होगा। बिल्कुल सौरभ, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें से बिंदुओं को हाईलाइट किया है और सबसे पहला बिंदु यह है कि जो कश्मीर की इकोनॉमी है वो टूरिज्म पे डिपेंड करती है। पिछले साल करोड़ों के करीब टूरिस्ट आए थे, इस बार भी ओवर बुकिंग थी टूरिज्म की। तो अगर टूरिस्ट डर जाते हैं और कश्मीर में नहीं आते तो उनको आश्वासन देने के लिए स्पीच थी कि कश्मीर हिंदुस्तान का है, हर कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ है। हां, कुछ ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं और कुछ और आतंकी एलिमेंट्स हैं, लेकिन उसके बारे में उन्होंने एक तरह से माफी मांगी और पाकिस्तान को सीधा का सीधा मैसेज दिया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा, कहीं ना कहीं कश्मीर का पूरे विश्व में नाम इस समय इसलिए आया है क्योंकि ये 26 से 27 के करीब लोग जो इनोसेंट लोगों को की हत्या की गई है, तो उसके लिए भी उन्होंने माफी मांगी। और क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की भी इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो होते हैं उसके अंदर उनको भी शायद खबर नहीं थी, तो उन्होंने उस बात की डायरेक्टली बोलते हुए नहीं भी तो भी उसकी माफी उन्होंने मांग ली है। वो आश्वासन देना चाहते हैं पूरे देश को, इनडायरेक्टली वैसे उन्होंने स्टेटहुड की भी बात कर दी है। वो चाहते हैं कि अगर पूरा का पूरा सिक्योरिटी सिचुएशन उनके हाथ में हो तो इनडायरेक्टली उन्होंने तरीका उनका अच्छा था, लेकिन मैं आज इसकी बात किस मुंह से मांगूंगा जाकर। और आखिरी चीज आपके चैनल के द्वारा मैं बोलना चाहता हूं कि हमें जितने कश्मीरी स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान में स्टडी कर रहे हैं अलग अलग कॉलेजेस में, चाहे वो दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़ या देहरादून या कहीं पे भी हैं, उन सबको, मेरे देशवासियों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो हमारे ही देश के हैं, उनकी सुरक्षा आपके हाथ में। हमारे बच्चे हैं वो जो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, अपना घर छोड़कर किसी दूसरे शहर में पढ़ने के लिए आए, उन सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। और बहुत ऐसे वाकई नहीं हुए, कुछ एक जगह पर जरूर हुआ, किसी ने उनको घर खाली करने के लिए कह दिया, समथिंग लाइक दैट। लेकिन बाय एंड लार्ज जैसे कश्मीर के लोग इस हमले के बाद देश के साथ हैं, ऐसे ही पूरा देश जो है उनका भी ख्याल कर रहा है। पाकिस्तान के साथ चल रहे इस तनाव के बीच भारत आज एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अपनी डिफेंस पावर और मजबूत करने के लिए भारत 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच आज ये बड़ी डिफेंस डील साइन होगी। भारत फ्रांस से 26 राफेल एम यानी राफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने के करार पर हस्ताक्षर करेगा। ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए की है। कुछ वक्त पहले रक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने इस डील को मंजूरी दी थी। इसके तहत फ्रांस भारत को 22 सिंगल सीटर, 4 ट्विन सीटर राफेल एन विमान देगा। खास बात यह है कि आज जो ये डिफेंस डील होने जा रही है, ये खास इंडियन नेवी के लिए है। सभी राफेल विमान आईएनएस विक्रांत से ऑपरेट होंगे। अभी आईएनएस विक्रांत पर मिग 29 विमान तैनात हैं। राफेल मरीन प्लेन्स मिग 29 की जगह लेंगे। आज राफेल विमानों के बेड़े के रखरखाव, लॉजिस्टिक सपोर्ट, पर्सनल ट्रेनिंग और स्वदेशी निर्माण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। और भारत की इस डील से पाकिस्तान में खास तौर पर काफी चिंता है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद भारत ने आईएनएस विक्रांत को अरब सागर में पहले ही उतार रखा है। मैं अपने मेहमानों से इस पर एक बात जरूर करना चाहता हूं, कैप्टन श्याम कुमार, ये इन विमानों की खासियत, इस वक्त पर इनका डील होना। धन्यवाद सौरभ जी। देखिए, नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूं मैं। एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं, 25 से ज्यादा साल तक विक्रांत और विराट और विक्रमादित्य को इंडक्ट करने में साथ रहा मैं। और जब मैं मानता हूं कि फाइटर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है मैरीटाइम एयर डोमिनेंस के लिए, सी कंट्रोल के लिए, और एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस में अगर टीथ ना हो, फ्लीट एयर आर्म की टीथ ना हो, इंटीग्रेटेड एयर एलिमेंट ना हो, तो फिर हमारे शिप्स जो हैं वो उनका अप्रोच लिमिटेड हो जाता है। और डिस्टेंस सपोर्ट में भी हमारे पास शोर बेस्ड एयरक्राफ्ट हैं। तो मैरीटाइम जो एयरक्राफ्ट राफेल आ रहे हैं, ये हमारे एयरफोर्स के 36 राफेल के भाई हैं जो मैरीटाइम कॉम्बिनेशन में बन के आ रहे हैं, कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं। और ये जो 26 जिसमें से 4 ट्रेनर हैं, ये हमारे विक्रांत और विक्रमादित्य दोनों से ऑपरेट करेंगे। और ये मिग 29 के साथ अभी कुछ दिन ऑपरेट करेंगे। ये उनका रिप्लेसमेंट शायद ना हो, क्योंकि हमें अभी जरूरत पड़ेगी ट्विन, जो डेक बेस्ड ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, जो आमका का जो भाई है बनने वाला, उसमें 10 साल लगने वाले हैं। तो इंटरिम मेजर में हमने एयरफोर्स के कारण, क्योंकि हम पहले से ऑपरेट कर रहे थे भारतीय वायुसेना में, तो हमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील का अंदाजा था। उस हिसाब से कई सारी चीजें जो एक साथ होने वाली है, ट्रेनिंग, मैन्यूवरिटी जैसी ऑपरेशन है, बॉडी टू बॉडी फ्यूलिंग, या देखिए कई सारी जिसमें इक्विपमेंट भी भारत के लगाए जाएंगे, तो ऑपरेशन नेवी और एयरफोर्स का भी साथ हो पाएगा। इस हिसाब से प्लेन भाषा में समझाना चाहे, अभी मान लीजिए आपको कोई
एयर अटैक करना पड़ता है, आप यहां से आप जमीन से अपने जहाज उड़ाते हो, वो पाकिस्तान जाता है। ये विमान जो है आपने कहा ये आपके एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में दूर तक जा सकता है, समुद्री सीमाओं तक दूर जा सकता है, पाकिस्तान के बहुत करीब से हमला कर सकता है। यही मतलब हुआ इसका? इसका मतलब यह है कि एक फ्लोटिंग रनवे पे आप खड़े हैं। अच्छा। और उसकी जो रेंज है, उसका जो एम्बिट है वो बढ़ जाता है। तो 10 इसका 1000 किलोमीटर का रेंज है राफेल का। जैसे तो अगर आप गोवा से उड़ते हो तो फिर उसकी रेंज आपको पता हो जाती है। लेकिन सरप्राइज एलिमेंट जो एयरक्राफ्ट कैरियर देता है समुद्र में, वो कहीं भी फ्लोटिंग रनवे चला जाता है, और वो तब कहां होगा, किस तरफ से जहाज आएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पाकिस्तान के पास सर एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। उनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। सौरभ, आपने वो पहलगाम वाला जो पार्ट था वो मैं कवर कर देता हूं, बाकी टेक्निकल डिटेल श्याम सर ने कर दी है। 26 राफेल का तो शायद कोई तोड़ वो सोचेगा पाकिस्तान। ये जो 1.5 करोड़ राफेल जेएनके में पैदा हो गए आज और पिछले 5 दिन में, इसका तोड़ कौन लेकर आएगा? आज की तारीख में पूरा का पूरा जेएनके में, नॉट दैट कि आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ ओमर, बट अपने आप में उन्होंने जो खुद ही स्टेटमेंट दी है कि पूरा का पूरा जेएनके एक नजर आ रहा है। कहां है वो इस्लाम, कहां है वो मुसलमान जो अलग नजर आ रहा है भारत से? आज भारत अमाउंट्स टू इस्लाम, भारत अमाउंट्स टू मुसलमान। मैं कहता हूं पूरी दुनिया का इस्लाम और मुसलमान आज मेरे साथ खड़ा है इस लड़ाई में जो आतंकवाद की है। दुख इस बात का है, मे बी बाय चॉइस, पाकिस्तान इसमें साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि अगर कोई इस्लाम का बिलीवर है और सच्चा मुसलमान है, वो टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ जरूर खड़ा दिख रहा है। चाहे आप ईरान ही ले लीजिए, अपने आप में वो टेररिस्ट स्टेट बोलते रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन उसने भी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है भारत से रिलेटेड। सऊदी ने दी है, यूएई ने दी है, सब ने दी है। यूएई ने तो इनफैक्ट उनके मैप्स में आज तक भी जेएनके इज शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया। ये ऑफिशियल बता रहा हूं मैं आपको। ज्यादा बड़ी बात यह है कि अगर राफेल आज साइन हो रहा है और आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आज के बाद हमारी असली लड़ाई शुरू होती है, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद ये जो हिंदू मुसलमान डिवाइड है ये अपने आप में बढ़ेगा। अब ये घटेगा, और ये घटेगा इसलिए कि आज के बाद हमारा दुश्मन सिर्फ एक होगा, और वो होगा टेररिज्म, जिसको कि हम दुनिया की किसी भी लंबाई और चौड़ाई में जाने को तैयार हैं, जमीन के नीचे गहराई में जाने को तैयार हैं। लेकिन इस बार डिसीजन है कि दिस इज अ वॉर ऑन टेररिज्म। हम इस टेररिज्म के खिलाफ कर ही रहेंगे, न्याय मिलेगा नहीं, मिलाकर ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात सर। एक बार जरा वैभव में आता है, एक बार और एयर कमोडोर साहब जरा बता दें इस डील के बारे में। सर इसमें कुछ वक्त भी लगेगा अभी। देखिए, जो भी रफाल की डील, अगर आप पिछली डील देखिए 2016 में मोदी जी की वजह से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई और 36 रफाल हमने साइन करी, तो उस समय हमको पहला स्क्वाड्रन का फॉर्मेशन 2019 में हुआ और 2022-23 तक जाके हमें सारे के सारे जहाज मिले। तो अगर आज ये डील साइन होती है तो आप लेके चलिए कि 3 से 5 साल लग जाएंगे, यानी कि 2030 तक हमें पूरे के पूरे 22 जहाज मिलेंगे। और इन जहाजों को, जो नॉर्मल रफाल है, जो एयरफोर्स का रफाल है, और इसमें क्या फर्क है? इनका एयरफ्रेम जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसको कैरियर पे लैंड करना होता है। इसके जो लैंडिंग गियर है वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसके पास एक टेल हुक होता है 2 इंजन के बीच में, तो वो जब लग जाता है तो अरेस्टर बैरियर की तरह वो रोक देता है जहाज को कम डिस्टेंस के अंदर, क्योंकि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर में एक पूरा 3 किलोमीटर का रनवे नहीं बन सकता। तो इन सब के साथ साथ इसमें मैरीटाइम रेडार होता है, यानी इनके रेडार के अंदर एंटी शिप्स को पिकअप करने की एबिलिटी होती है और एंटी शिप मिसाइल्स को फायर करने की एबिलिटी होती है। तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं जो एक एयरफोर्स का जो रफाल है और एक नेवी के रफाल से। लेकिन अगर इसकी कैपेबिलिटी में कहें तो कहीं पे भी कम नहीं है। 3700 किलोमीटर, 9.5 टन पेलोड कैरी करता है ये। JF-17 से कहीं बेहतर है ये जहाज। इसका रेडार भी बहुत बेहतर है और बहुत आधुनिक है। और साथ में JF-17 क्या कैरी करता है? सिर्फ 3.6 टन, और ये कैरी करता है 9.5 टन। क्या बात। और इसके अंदर जो वेपन सिस्टम्स फिटेड होंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स एयर टू ग्राउंड और लॉन्ग रेंज एंटी शिपिंग मिसाइल्स होंगी। और ये एयरक्राफ्ट को अगर जब भी समुद्र में जाएगा तो ये एक्सटेंड करेगा लैंड बेस्ड रेंज, यानी कि जिस जगह पे ये होगा वहां से 1500 किलोमीटर तक पाकिस्तानी जहाज नहीं आ पाए। अब एक दूसरी खबर आपको बताता हूं, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। एक और झटका मिला है पाकिस्तान को उसके पड़ोस अफगानिस्तान से। भारत और अफगानिस्तान के बीच दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान मामलों की हमारी जो डेस्क देखते हैं हमारे डिप्लोमेट आनंद प्रकाश, उन्होंने काबुल में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की है। अफगानिस्तान में अभी तालिबान सरकार सत्ता में है जो पहलगाम हमले पर भारत के पक्ष में बयान दे चुकी है। पाकिस्तान के साथ तालिबान के संबंध पहले से बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे में भारत के साथ ये डिप्लोमेटिक मीटिंग जो अफगानिस्तान की हुई है, इस पर पाकिस्तानी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। वैभव, देखिए, अफगानिस्तान जो है वो मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए आज के डेट में जितने बड़े चैलेंजेस उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है बना हुआ वो है। आपको पता होगा कि बन्नू में पाराचिनार हो या बाजौड़ हो, वहां पे पाकिस्तान आरोप लगाता रहा है कि जो अफगानिस्तान की सरकार है वो टीटीपी को सपोर्ट कर रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। अफगानिस्तान का लॉजिक ये है कि भाई अगर जिहाद अफगानिस्तान में जायज था तो फिर अफगानिस्तान जिहाद जो है वो पाकिस्तान में जायज क्यों नहीं है? अगर रियासत मदीना अफगानिस्तान में बनानी थी तो फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं बननी चाहिए? तो ये जो अफगान तालिबान का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। इसलिए आईएसआई चीफ 3-4 महीने पहले जो है वो सेंट्रल एशिया भी गए थे और वहां जाकर के उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस के साथ जो है कि अलायंस करने की कोशिश की, जो कि कभी भारत का एलाई हुआ करता था जब फर्स्ट अफगान जिहाद शुरू हुआ था। तो जो अफगानिस्तान की सरकार है वो इस मामले में कभी भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करेगी, और अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो अफगानिस्तान की सरकार जो है वो हिंदुस्तान को सपोर्ट करेगी, न कि पाकिस्तान को, जो कि ऐतिहासिक रूप से ऐसा नहीं था। क्योंकि अफगानिस्तान की सरकार हमेशा ये कहा करती थी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, कि अगर इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, चाहे वो 65 की जंग हो चाहे 71 की जंग हो, कि आप अपनी फौजें हमारे बॉर्डर से हटा लीजिए, आपको अगर हिंदुस्तान के साथ जंग करनी है तो आप जाके करिए, आपके बॉर्डर्स की प्रोटेक्शन हम करेंगे। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो सरकार है वो इंतजार कर रही है कि इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, तो वो जो पश्तूनिस्तान का जो उनका मकसद है वो उसको इस पर कुछ रिएक्शन भी आ रहे हैं। पाकिस्तान में इस मुलाकात को लेकर के बड़ी बेचैनी है। मैं आपको दिखा रहा हूं, इनके एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स पर बहुत कमेंट्री करते हैं, कमर चीमा, ये क्या कह रहे हैं इस मुलाकात पर? इस वक्त इंडियन डिप्लोमेट्स का अफगानिस्तान पहुंचना, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस चीज़ को देखें कि ये जो फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी हैं वो उस डिप्लोमेट से मिल रहे हैं इंडियन, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान डिवीजन को देखता है। इंडियंस जो हैं दे आर थिंकिंग मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोच रहे हैं, और उनमें सोचना ये भी है कि क्या अफगान सरजमीन का इस्तेमाल भारत कर सकता है। अगर ये चीज़ होती है, मैं आपको बात बताऊं, तारीख बदल जाएगी। हिस्ट्री में पाकिस्तान की एक थ्योरी होती थी जिसे कहते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अगर पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर वेपन चलाने हैं तो अफगानिस्तान से हम चला सकें, लेकिन सिचुएशन ये बनती जा रही है कि अफगानिस्तान तो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आज जब इट इज इमिनेंट, इट सीम्स क्लियर that India is about to attack Pakistan or about to target Pakistan, or there is a possibility or there is some conversation going on at the moment that India Pakistan पे हमला करेगा। The Indians are sitting in Kabul. Indians काबुल में बैठ के हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे की। तो देखा आपने, चिंता है अफगानिस्तान हाथ से निकल गया, बरादर पलट गया। सर, कर्नल साहब। सौरभ, मेरी रिक्वेस्ट है एक बार री-इवैल्यूएट करिए। कमर चीमा सीनियर जर्नलिस्ट कब से बने? आपसे कम सर्विस है उनकी पत्रकारिता में, मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं। ना, पत्रकार तो वो खैर किसी तरह से था भी नहीं, बाय द वे। जस्ट उसने अपना एक यूट्यूब लॉन्च कर लिया, तो वो सीनियर मत बोलिए। और अबव ऑल उसने बोला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वेल कमर चीमा, आजकल हम ऑर्डिनरी चीजें करते भी नहीं है, आपको अब रियलाइज हो रहा है। दैट मीन्स आप पत्रकारिता में एक्चुअली माहिर नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि इंडिया कर क्या रहा है। आपके यहां ना सदमा नहीं है, एक मेंटल पैरालिसिस हो रखा है। ये बाय द वे वैभव, वो जो टीटीपी है वो पिछले प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था, ये हमारे अपने लोग हैं। ये उसका ऑफिशियल वर्जन है एज अ प्राइम मिनिस्टर, ये हमारे अपने लोग हैं जो हमारे लिए काम करेंगे। आज आप बोल रहे हो क्योंकि गवर्नमेंट, देखिए प्रॉब्लम पाकिस्तान में है कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, सारी स्ट्रेटजी, खैर स्ट्रेटजी उन बेचारों के पास नहीं है, सारी की सारी बात करने के तरीके उनके बदल जाते हैं। सडनली दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। जहां तक आप देख लीजिए, इमरान खान के टाइम में पाकिस्तान की आर्मी दुश्मन बन गई, तभी तो आपके कोर कमांडर का घर अटैक हो गया। लोगों ने इतनी हद पार कर दी कि एयरफोर्स स्टेशन के गेट के ऊपर वो जो एयरक्राफ्ट लगा था उसे जला दिया। ये सब क्या है? मुझे लगता है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में
जो मेंटल पैरालिसिस है। अब वो जैसे अभी ये कमर चीमा बोल रहे थे, दे आर अबाउट टू अटैक। भाई किसने बोला हम अटैक कर रहे हैं? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम इंडिया, हम 5 पैनलिस्ट में से किसने बोला कि हम अटैक कर रहे हैं? एक शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर ये सच है कि कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान भाई का, इसको पता नहीं वो है स्ट्रेटेजिक क्या? होता क्या है। स्ट्रेटेजिक होता क्या है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब क्या होता है? अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती, मैं एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, तो इनके मंत्री 100 ग्राम और 250 ग्राम न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं करते। ये है इनकी डेप्थ, 100 ग्राम। मेरे यहां पर सुतली बम जो होता है ना, वो 100 ग्राम से ज्यादा का होता है बेसिकली। आई डोंट नो इन्होंने स्ट्रेटेजिक डेप्थ पहिया पहिया और आधे पहिया की कहां से निकाल ली और कहां से डाल ली। देखिए ये जो कर रहे हैं ना, ये अपनी यहां प्रॉब्लम ये है, पॉलिटिशियन जो है वो अनअवेयर है, जाहिल है बेसिकली, और इसलिए आप देखते हैं वो सिर्फ आर्मी को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए कि देखो जी जो आप नहीं बोलते वो हम बोल देंगे, और हम बोलने के लिए तैयार हैं, अपनी आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। नॉट दैट कि मैं और मेरा देश उनकी आवाम के खिलाफ है, लेकिन इस बार इस कोलेटरल डैमेज में पाकिस्तान आवाम, अगर आपको डैमेज होता है, इट इज जस्ट टू बैड। ये आपकी अपनी डूइंग है, आपको मालूम है, आप सब बोलते आए हो कि हमारी देश, उनका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है सुनिएगा, 3 दशकों से हम करते चले आ रहे हैं टेररिज्म। इसका मतलब अभी भी बंद नहीं किया है। उसने ये नहीं बोला करते थे, करते चले आए हैं। अपने आप में देख लीजिए। उसके बाद उसने क्या स्टेटमेंट दे दी कि 5 सिटी टारगेट पर हैं इंडिया के, जो कि 5 तारीख को अटैक होगा। ओ भाई साहब, कौन सी हॉटलाइन है तेरे पास जो हमें नहीं पता, हमारी इंडियन आर्मी को नहीं पता? प्राइम मिनिस्टर के पास तेरी हॉटलाइन लगी हुई। अरे इनके एक मंत्री का और बयान है, ये इनका मंत्री कह रहा है कि तलाल चौधरी, इनका होम मिनिस्टर है शायद, उसने कहा इस बार हम ऐसी टक्कर देंगे कि तारीख लिख देंगे, इतिहास लिख देंगे। यस, इतिहास तो पाकिस्तानियों ने बहुत बनाया है। 1-1 लाख फौजी सरेंडर करने का इतिहास तुमने बनाया है, अपने फौजियों के शव न लेने का इतिहास तुमने बनाया है, तो वो भी आज आपको बताएंगे, और कोई नहीं, एक पाकिस्तानी तुम्हारी पोल खुद खोलेगा कि जितनी जंगें लड़ी पाकिस्तान एक भी नहीं जीत पाया हिंदुस्तान से। आज भारत राफेल एम विमानों की फ्रांस के साथ एक डील करने वाला है, जो खास तौर पर समुद्री इस्तेमाल के लिए ये राफेल विमान भारत लेगा, और 26 विमान भारत लेने जा रहा है फ्रांस से। दूसरी खबर थी, भारत के एक राजनयिक इस वक्त अफगानिस्तान में हैं और उनके विदेश मंत्री से मुलाकात हो रही है उनकी, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बेचैनी है, और इस चर्चा इस बात की है कि अफगानिस्तान भी इस जंग में अगर भारत के साथ शामिल हो गया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों की कमी नहीं है। अब उनके एक मंत्री ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच जंग हो गई, अगर भारत ने हमला कर दिया, तो हम इतिहास बदल देंगे, हम तारीख बदल देंगे। तारीखें तो आपने ऐसी ऐसी लिखी हुई हैं पाकिस्तानियों ने, अगर कोई हारने का कंपटीशन हो तो नंबर 1 उसमें पाकिस्तानी आते हैं। अच्छा, आज हम कम बोलेंगे, पाकिस्तानी इसको जवाब देगा इस आदमी को। सर, भाई पाकिस्तानी ने इनकी पोल खोल दी। एक पाकिस्तानी से हम लोग टीवी पर बात कर रहे थे, उसने पूछा कि मुझे तो ये समझ में नहीं आया, ये जो हमारे जनरल बड़े बड़े मेडल लटका के घूमते रहे, कौन सी जंग लड़ी है इसमें इनको मेडल मिले? भाई आप जीतोगे, कुछ करोगे तो मेडल मिलते हैं ना। हम कोई रेस दौड़ते हैं, कंपटीशन जीतते हैं तो हमको इनाम मिलता है, ट्रॉफी मिलती है। इनको किस बात के मेडल मिले हुए हैं ये पाकिस्तानी पूछते हैं। लेकिन आज एक पाकिस्तानी तो पूरी की पूरी पोल खोल देगा कि जितनी जंगें पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ी, एक तो सारी उसने खुद शुरू करी, एवरी वन ऑफ देम वो पाकिस्तान की तरफ से शुरू की हुई थी, और वो सारी वॉर्स हारा, भले ही वो अपने बच्चों को किताबों में कुछ भी पढ़ाता हो। तो आप ये दोनों बयान सुनिए, दोनों पाकिस्तानी हैं और जवाब खुद मिल जाएगा। तो अब ये साहब देखो, दोनों पाकिस्तानियों के बीच का मामला था। एक तो वो जो पहले उल्टी सीधी बातें कर रहा था, वो उनका मंत्री था, हम इतिहास लिख देंगे। क्या इतिहास लिखा है वो दूसरे पाकिस्तानी ने बता दिया। इनका नाम सलमान रशीद है, इनका बैकग्राउंड बता देंगे आपको वैभव जी। एक ट्रैवल हिस्टोरियन है वहां के, पाकिस्तान के बहुत बड़े, वन ऑफ द बेस्ट। पीटीवी के ऊपर इनका प्रोग्राम भी आया करता था पहले, और इन्होंने तकरीबन 2-3 दशकों तक वहां पे पीटीवी प्रोग्राम किए हैं, और ये खुद पाकिस्तान आर्मी के फॉर्मर सोल्जर हैं, ऑफिसर हैं। अच्छा, ठीक है। और एज अ कैप्टन इन्होंने रिटायरमेंट ली थी। ज़ियाउल हक जब आर्मी चीफ बने, और उन्होंने विस्की के ऊपर बैन लगाया कि भाई पीनी है बाहर जाओ, कैंटोनमेंट के अंदर नहीं मिलेगी, तो उसके बाद बहुत सारी रिजेंटमेंट हुई थी पाक फौज के अंदर। तो ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल पर्सन इन पाकिस्तान, ठीक है, जिन्होंने इतिहास पढ़ा भी है, इतिहास लिखा भी है, और कुछ पाकिस्तानियों को इतिहास पढ़ाया भी है। और जहां तक तलाल चौधरी की बात है, ये तो खुद चोरी की गवर्नमेंट, मतलब कहते हैं ना धांधली की गवर्नमेंट है। वो जो पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का, वो तो जेल में बैठा है, जिसको 80% वोट मिले, जो विल ऑफ पीपल है, वो तो जेल में बैठी है वहां पाकिस्तान में, अडियाला जेल में।
ये तो जो चोरी की गवर्नमेंट, लोगों का वोट चोरी करके फॉर्म 45 की पैदावार, ये कितने गवर्नमेंट है। घटिया लोग हैं, इन्होंने आज तक अपने लोगों से झूठ बोला। आप कि मुझे हम जंगे जीते हैं आप मुझे सौरभ जी एक बात बताइए कि हमारे आर्मी चीफ है, कहां देख रहे हैं? कश्मीर गए, दिल्ली में दिख रहे हैं आपको, मीटिंग्स कर रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, सोल्जर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, तैयारियां देख रहे हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ पिछले 5 दिन से कहां आपने देखा है? ना। नहीं देखा ना। वो कहां है? वो जीएचक्यू रावलपिंडी के न्यूक्लियर बंकर में बैठा हुआ है 5 दिन से। वो वहां से बाहर निकलने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। उसने क्या किया है? उसने ये जिन चोरों को वो लेके आए हैं, इंस्टॉल किया है, मुसल्लत किया है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, उनको कह दिया कि भाई अब कहते ना कि नमक हलाली का टाइम आ गया है, तुमको हम लेके आए थे, अब तुम जाके लड़ो। और इन्होंने करना भी यही है, इन्होंने आवाम को लड़ाना है, खुद नहीं लड़ना। अरे बात सही है कि मैं तो देख रहा हूं इधर से जो लोग पोस्ट करते हैं कि बहुत सारे पाकिस्तानी आर्मी के और सेना सरकार के लोगों ने अपने परिवार बाहर भेज दिए। सबने भेज दिए। और पहली बात तो भेजने की जरूरत क्या, रहते ही बाहर है। बाजवा के बेटे कहां रहते थे? ब्रसल्स में और लंदन में। बाजवा की ठीक है। प्रॉपर्टी कहां है? सारी बाहर है। देखिए एक चीज सारी बहुत ही प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण वही है। सर एक सौरभ, इसके एक अंदर। तस्वीर मैं दिखा दूं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद एक तस्वीर मैं आपको गिलगित बाल्टिस्तान की दिखा रहा हूं, भारत का गिलगित बाल्टिस्तान। और ये देखिए प्रदर्शन वहां पाकिस्तान की ये पंजाबी फौज के खिलाफ हो रहा है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान में शुरू हुआ है। जो नाजायज कब्जे उनकी फौज और लोग वहां पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन। थोड़ी सी आवाज सुना दीजिए। वो बताते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग तो बड़े अरसे से इंतजार कर रहे हैं भारतीय फौज का वहां। बिल्कुल सौरभ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पाकिस्तानी ऑथर है एक, उसका नाम है सुल्तान, उसका आर्टिकल आज निकला है, उसमें उसने क्लियरली कहा है कि आज तक किसी भी जंग में पाकिस्तान फौज ने विजय नहीं प्राप्त की। दूसरा, कल अगर इंडिया जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो कोई भी पाकिस्तानी जनरल एटम बॉम्ब फोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि पीओके को बचाने के लिए पूरा का पूरा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दें। और साथ में उसने कहा है ये समय सही है कि अवाम को राइज करना चाहिए और अपने मिलिट्री लीडर्स जो उनके जनरल्स हैं उनको निकालना चाहिए, क्योंकि वो लोग पाकिस्तान को अंधेरे में लेके जा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो कमर्शियल एंटरप्राइज है, उसका 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस है, 50 बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स है, 2 लाख करोड़ की लैंड एसेट्स है उसके पास। वो टेक्सटाइल्स में भी है, सीमेंट में भी है, आईटी में भी है, रियल एस्टेट में भी है, इंश्योरेंस में भी है, फाइनेंस में भी है। आप कोई भी बिजनेस ढूंढ लो, सबके अंदर है। और उनका एक जनरल था, जनरल बाजवा, उसने $52 मिलियन इन्वेस्ट किए थे पापा जॉन्स के अंदर, पिज्जा वाली कंपनी के अंदर। ये पैसा कहां से आया? उसका एक आईएसआई चीफ था, 2000 करोड़ रुपए उसके पास थे, यानी कि 14,500 करोड़ रुपए जनरल बाजवा ने इन्वेस्ट किए हैं पिज्जा चेन के अंदर। ये पैसा कहां से आया? ये ड्रग मनी है, और ये साथ में वो वाला मनी है जो टेरर के लिए इस्तेमाल, एंटी टेरर के लिए लड़ने की बजाय सब करते हैं। ये लड़ने की जगह सब कुछ करते हैं, ड्रग्स भी बेचते हैं, बिजनेस भी करते हैं, और साथ साथ में अपनी जो आर्मी प्रोफेशनल हमारे, मेरे को देखिए सर, अभी मैंने फ्लैट लिया है, 75 लाख का लोन लेना पड़ा मुझे, और उनके आर्मी चीफ के पास बंगलोज, प्रॉपर्टीज, उनके पाकिस्तान के अंदर ही नहीं लेकिन पूरे विश्व में है। वो प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, वो लड़ नहीं सकती, वो हिंदुस्तान से कभी जीत नहीं सकती। और सर ये जो प्रदर्शन हो रहा है गिलगित बाल्टिस्तान में, देखिए ये प्रदर्शन तो पहले भी हो रहा था और अब हो रहा है, तो बहुत जरूरी था इस समय होना, क्योंकि यही समय है जब, जो देखिए हम अगर पीओके की बात कभी भी करते हैं तो भारत तो देखिए लगातार माहौल बना रहा था, हम माहौल बना रहे हैं, हम 2019 से सीधा सीधा माहौल बना रहे हैं। हमने अमन शांति स्थापित की, हमने इंटीग्रेट कर लिया कश्मीर को अपने साथ, इलेक्शन भी करा दिया, पावर भी दे दिया, और हम वहां पे बिल्कुल अमन शांति के साथ रह रहे थे। हमारे को नासूर डाल दिया टूरिज्म पे प्रहार करके, घात करके, हमारे अमन चैन पे घात करके। तो हमने लड़ाई नहीं लड़नी, युद्ध का समय है ही नहीं, पुतिन को बता चुके हमारे प्रधानमंत्री। खौफ इसलिए है इन जनरल्स में क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बन जाए कि सब कुछ हमारे फेवर में आ जाए। तो कूटनीति, अटारी बॉर्डर बंद करना, इंडोस वाटर ट्रीटी को रोकना, हमारे वीजाज को रोकना, उसके बाद हमारी इंटरनेशनल प्रेशर, दूसरे देशों के लोगों का प्रेशर, ब्रीफिंग है सारे डिप्लोमेट्स की, अफगान में विजिट जो आप जा रहे हैं,
और अब देखिए आप, मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की बातों को ध्यान से सुनिए। मधुबनी के सवाल से, बिहार के सवाल से कहा उन्होंने आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड डिस्ट्रॉय। और कल का जो मैसेज है वो क्या है? ट्रेसिंग एंड परसुएशन, परसूट। तो ये हॉट परसूट का मामला है। अभी उनको कहां से बम गिरेगा, कहां से प्रेशर आएगा, युद्ध नहीं चलेगा। अब ये डायरेक्ट युद्ध होगा ही नहीं। स्कॉच अर्थ बना के पाकिस्तान को ऐसा कर देना है कि पीओके के लोग खुद हमसे मिलने आ जाए, गिलगित बाल्टिस्तान खुद हमारा हो जाए और पाकिस्तान खुद ही खत्म हो जाए। तो वो रास्ता अपनाना है। सर, इमेजिनेशन दो डेवलपमेंट हैं जिनके बारे में हमको जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि जोश में होश भी रखना चाहिए। करण साहब, एक तो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर की पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई और उस स्टेटमेंट में जो रीड आउट दिया गया है चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें यह कहा है कि हम पाकिस्तान की अपनी जमीन की, अपनी सोवरेनिटी की रक्षा करने के हक का हम सम्मान करते हैं, हम उसके साथ हैं। तो एक इसको पढ़ा जा रहा है कि उसने पाकिस्तान का साथ दे दिया किसी तरीके से। और दूसरा, टर्की के 6 ट्रांसपोर्ट विमान वहां उतरे हैं कल, इसमें पढ़ा जा रहा है कि वो उनको कोई सप्लाई कर रहा है। इन दोनों बातों को आंसर करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो इतिहास बदलने वाली जो बात कर रहा है ना, एक्चुअली वो सही बोल रहा है। उसको आप पढ़ नहीं रहे, समझ नहीं रहे। भाई, अगर किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट इस बार होता है तो इतिहास तो बदलेगा ना। पाकिस्तान रहेगा सिर्फ पंजाब, अफगानीज जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर लेंगे, सिंध अपने आप को अलग मान रहा है और बलूचिस्तान बोलता है ना कभी हम थे, ना होंगे, ना रहेंगे। सो ऑब्वियसली इतिहास बदलेगा ना। सो इतिहास में यही चेंज वो बंदा ठीक बोल रहा है एक्चुअली। वो एक अलग बात है कि जिस लहजे में वो बोल रहा है वो सच्चाई बोलते हुए भी अपनी कंट्री को सेटिस्फाई कर रहा है और जो उसका हक बनता है। जहां तक बात आ रही है चाइना की, चाइना का इस समय पाकिस्तान में किसी भी तरह का सपोर्ट देना, क्यों? क्योंकि वो ट्रेडर है वहां का, उसके असेट्स वहां पर है। ये इट इज समथिंग लाइक जो ब्रिटिशर कंपनी आई थी हमारे यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने, बैठ गई ऑक्यूपाई करके। चाइना के साथ आप क्लैरिटी से देख सकते हो कि वो बिजनेस कर रही है, बिजनेस के साथ जमीन को वो गिरवी रखवा रही है अपने पास कि हमारे असेट्स के हिसाब से उतना दे दीजिए। और आज इसका क्या मतलब है कि सोवरनिटी, मैंने तो सोवरनिटी अभी तक उसकी भंग करी नहीं। ये आइडिया मिला कहां से चाइना को? इसको एक्चुअली पाकिस्तान ने कि भाई कुछ बोल दो, कुछ तो हमारे फेवर में बोल दीजिए। तो ठीक है भाई, चाइना इज वेरी राइट कि अगर हम पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने की बात करें तब तो समझ में आया कि सोवरनिटी भंग हुई। हमने तो बोला हम टेररिज्म के पीछे आ रहे हैं, टेररिज्म के आका के पीछे आ रहे हैं, वो कहीं भी होगा हम उसे मट्टी में मिला देंगे, बात खत्म है। आ गई बात टर्की की। भाई, टर्की तो पिछले कितने टाइम से ट्रेड कर रहा है, फ्री में थोड़ी ना दे रहा है। आपको क्या लग रहा है कि वो 4 अगर ड्रोन दे देता है तो आपने दुनिया लूट ली, आप दुनिया फतेह कर लेंगे? क्या कर लेंगे आप? चलिए 2 सेकंड के लिए इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली एक लड़ाई के तौर पर देख लेते हैं। 3 एयरक्राफ्ट में कितने आ जाएंगे? ठीक बात है, बहुत ज्यादा आ जाएंगे। 3-1 में स्पेस के हिसाब से अगर मैं बात करूं, 9, 10, 11, 12, 100% झूठ बोल लो तो भी 20। आपको लग रहा है एक देश 20 ड्रोन लेकर बच जाएगा? अगर आप 2 सेकंड के लिए बोलेंगे कि एमिनेशन आ जाएगा, कौन सा एमिनेशन, कौन सा टैंक? एक्चुअली अगर देखा जाए टर्की का तो सिर्फ एक ड्रोन ही फेमस है ना पूरी दुनिया में। TB2 कोई ड्रोन है, बैरक्टार ड्रोन। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, एक सिर्फ ड्रोन ही उनका फेमस है। ले लीजिए, आप अपना ड्रोन कहां उड़ाएंगे? अपने आप को डिफेंड करने के लिए या एग्रेशन करने के लिए? क्योंकि सोवरनिटी की अगर बात आ रही है, दैट मींस पाकिस्तान ऑलरेडी क्लियर कर रहा है कि इंडिया हमारे ऊपर आएगा। ठीक है सर, जो हमारा एम नहीं है। ये किसी तरह का कोई कंसर्न है टर्की का उनको कुछ मिलिट्री सप्लाईज देना? देखिए, इससे पहले कि उस पे आए, आसिम सलीम बाजवा की बात की इन्होंने, जनरल बाजवा की, वो जो एक्सपोजर था वो मैंने ही किया था। उसके पापा जॉन्स का जो किया तो वो उस समय की बहुत ब्रेकिंग न्यूज थी। और वो सदर्न कमांड के आर्मी कमांडर भी रहे बलूचिस्तान में, आसिम सलीम बाजवा, और DG ISPR भी थे। तो आप ISPR का जो प्रोपेगेंडा देखते हैं ना, इसकी नींव उसने रखी थी, उसी इंसान ने। और जहां तक टर्की की बात है, देखिए टर्की हमेशा से ही फेमस रहा है पाकिस्तान को सपोर्ट के लिए, और हमेशा से करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने जो पाकिस्तान का भी जो सो कॉल्ड इंडिजिनस जो ड्रोन है, वो क्या है, जो बुराक उन्होंने बनाया हुआ है, वो भी टर्की के लिए ही उड़ता है, उड़ जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है, टर्की कभी भी इस कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली शामिल नहीं हुआ, क्योंकि टर्की के अपने भी बहुत सारे स्केलेटन्स हैं। फिर उनके पास एक कुर्दों की भी प्रॉब्लम है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया उनके अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि अगर इंडिया उनके अफेयर्स में इन्वॉल्व हो गया, अगर इंडिया ने उनको कुर्दों को सपोर्ट कर दी,
तो टर्की के लिए वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उनके यहाँ पे आपको पता, शायद नहीं पता होगा, हजारों की तादाद में कैजुअलिटीज हैं टर्किश नेशनल्स की, जो तुर्कों ने जो कुर्दों ने उनके यहाँ लोग मारे हैं, ठीक है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे, और इंडिया के पास वो कैपेबिलिटी है। तो ठीक है, वो जेस्चर के लिए वो 6 ट्रांसपोर्ट उन्होंने भेज दिए होंगे, हो सकता है उसमें गोली बंदूक सुपारी कुछ हो, ठीक है, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड वो कोई चीज सप्लाई दे देंगे जिससे कि पाकिस्तान जो है इस गेम में जाकर के कोई चेंज कर सकता हो, या इंडिया के खिलाफ, इंडिया के पास उनकी हर चीज का तोड़ है। सर, TB2 जो ड्रोन है बेसिकली 300 किलोमीटर का 150 kg वो पेलोड कैरी कर सकता है, और ये ड्रोन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। ये कोई ऐसा कोई घातक ड्रोन नहीं है कि इसका तोड़ भारत के पास नहीं है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो इजीली इसको शूट डाउन कर सकते हैं। अभी रीपर ड्रोन जो था अमेरिका का, 7 वो रीपर ड्रोन पिछले 10 दिन में हुतीज ने डाउन कर दिए हैं। तो कोई ये ड्रोन्स इतनी बड़ी चीज नहीं है, इतना बड़ा हवा नहीं है जो हम बना रहे हैं। हमारे पास अपने देश में भी हजारों तरीके के ड्रोन्स भी हैं, और जो हम एंटी ड्रोन सिस्टम्स खरीद रहे हैं, आर्मी के लिए भी, बना रहे के लिए भी बना रहे हैं, प्रोड्यूस ड्रोन मेड इन ड्रोन हम खुद बना रहे हैं के अंदर। तो हमें किसी भी चीज की डरने की जरूरत नहीं है, और टर्की के ड्रोन कई बार शूट भी हो चुके हैं। अब रशिया यूक्रेन का देखिए, 6000 उन्होंने खरीदे थे ड्रोन्स रशिया ने, शाहिद 136, तो उसका क्या हुआ? कितने तो शूट डाउन हर बार जाते हैं, 150 के करीब स्वॉर्म्स जाते हैं, उसमें से 100 के करीब शूट डाउन हो जाते हैं, 50 के करीब ही जाते हैं। उसका मैक्सिमम इंपैक्ट क्या हुआ? नथिंग मच। हमें कोई इसके बारे में डरने की जरूरत नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच राफेल M विमानों के लिए दस्तखत हो रहे हैं। इस वक्त तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमान की खरीद पर भारत और फ्रांस के बीच आज हस्ताक्षर हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये 63,000 करोड़ रुपए की डील है। अगले कुछ वर्षों में भारत को फ्रांस की तरफ से 26 राफेल M विमान दिए जाएंगे। हमने इसके बारे में अभी डिटेल में आपको बताया कैसे ये भारत की नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित होगा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़ रहे हैं इस खबर पर हमारे साथ। जी मनीष, बताइए। सौरभ, आज बहुत बड़ा दिन है। उसकी वजह है कि ये रफाल मरीन डील जो कि 63,000 करोड़ की है, जिसको लेकर काफी लंबे समय तक ये रहा कि ये जल्द से जल्द भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो। अप्रैल महीने में 8 अप्रैल को ये CCS में क्लियर हुआ, और फिर उसके बाद आज जाकर औपचारिक तौर पर ये डील अप्रूव्ड हो गई है। अब करीबन 2027 और 28 के बीच में, यानी अंत और 2027 के और 2028 के शुरुआत में पहली खेप इसकी आएगी, और फिर उसके बाद कुल मिला के 26 की संख्या में है। 22 जो है सिंगल सीटर हैं, 4 डबल सीटर यानी ट्रेनर्स हैं। और हम आपको ये भी बता दें, इसके लिए फ्रांस में भारतीय नौसेना की करीबन 20 जो ऑफिसर्स हैं, साथ में अदर रैंक्स हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई, उनको ट्रेन किया गया। उसके साथ जो मेंटेनेंस होगा, लॉजिस्टिक होगा, ऑपरेशंस कैपेबिलिटी होगी, उन सब में फ्रांस का डायरेक्ट रोल इसमें नहीं होगा, लेकिन वो पूरी तरह से सहयोग करेंगे। सौरभ, INS विक्रांत और विक्रमादित्य पर ये अभी तक MiG-29K, जिसे ब्लैक पैंथर स्क्वाड्रन कहते हैं भारतीय नौसेना की, वो एयर कॉम्बैट पेट्रोल कर रहे थे और अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहे थे। लेकिन अब रफाल मरीन के आ जाने से 1.8 मैक की स्पीड के साथ इसमें जो मिसाइल्स लगी हैं, जो एयर टू एयर मिसाइल हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज, आप समझ लीजिए साधारण शब्दों में कि किसी दुश्मन के रडार पे आए बिना एक बहुत दूरी से 150 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी से मारक क्षमता वाली मिसाइल इसमें है। उसके अलावा माइका मिसाइल है, मेटेओर मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है। ये मिसाइल से लैस होने के बाद ये सीधा पैरेलली पाकिस्तान इसके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, चाहे उसके JF-17 हो या फिर चाइनीज जो इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स है जो कि पाकिस्तान को उसने दिए हैं। तो ये एक भारतीय नौसेना के डोमिनेंस दिखाता हुआ ये रफाल मरीन होगा, जो कि भारतीय नौसेना के बेड़े को और सशक्त करेगा। सौरभ, मनीष, बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन श्याम हमें बता रहे थे पहले भी इस जहाज के आने से भारतीय नौसेना कितनी सशक्त होगी। और सर देखिए, मैं एक सिनेरियो क्रिएट करता हूं। INS विक्रांत विक्रमादित्य सी में है, उसके चारों तरफ 3 लेयर डिफेंस चल रही है, और इस पे राफेल है, MiG-29 है। अब देखिए हमें डर कहां से है? हमें एयर डिफेंस का सबसे ज्यादा डर है। उनके साथ मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे पास P-8I है, जिसमें सरफेस टू
जो है एयर टू सरफेस मिसाइल लगी हुई है जो हमारे शिप को हिट करेगी। अभी आपने सुना है विक्रांत अभी सी में था, अभी कहीं और है, जहां भी हो उनको सबसे बड़ा हमारा जो थ्रेट होता है वो LRMP एयरक्राफ्ट होता है, जिससे मिसाइल दाग के हमारे कैरियर को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो 3 लेयर में हमने शिप्स लगा रखी है, आरएस कलकत्ता, डिस्ट्रॉयर, हमारे सबमरीन्स भी इधर उधर घूम रही हैं और हमारे शिप्स भी घूम रहे हैं। अब हमारा राफेल उड़ता है और ऊपर जाके कॉम्बैट एयर पेट्रोल करते रहता है, एक के बाद एक नीचे आया दूसरा चला गया, 1 2 3। क्यों? जैसे ही LRMP एयरक्राफ्ट आएगा दूर से वो चाहेगा हमारे कैरियर को हिट करना, 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर से, रडार रेंज से बाहर होने से सबसे पहले हमारा एयरक्राफ्ट उससे इंटरसेप्ट करके डुबा देगा, क्योंकि वो नजदीक नहीं आएगा LRMP एयरक्राफ्ट। उनके कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे ये JF-17 है ये नहीं आएंगे, क्योंकि उनको हमारे आउटर लेयर के जो शिप्स हैं जिसमें सरफेस टू एयर मिसाइल लगी है, जिसको INS सूरत ने अभी फायर किया था परसों, ऐसे मिसाइल्स लगे घातक जो उनके फाइटर एयरक्राफ्ट को तोड़ देंगे। तो कैसे आएंगे LRMP से? तो ये जो राफेल है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, इंटरसेप्शन ऑफ मैरिटाइम रेंज एयरक्राफ्ट, और ग्राउंड अटैक में जैसे खुड़गांव और चटना में हमने जो किया था बांग्लादेश में, अगर एयर सुपरियोरिटी हो गई, कोई दुश्मन का जहाज नहीं है, तो फिर विक्रांत की तरफ से लगातार तड़ातड़ कराची के ऊपर हम बरसाएंगे, राफेल जाएगी, MiG-29 जाएगी। तो ये कई सारे रोल हैं जो ये वायुसेना के जो अपनी लैंड से करती है, उसी तरह मैरिटाइम डॉक्ट्रिन में राफेल एयरक्राफ्ट, MiG-29, इसके पहले हैरियर्स थे, और उसके साथ MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो हमने अमेरिका से खरीदे हैं, और सीकिंग हेलीकॉप्टर जो हमारे पास है, हमारे पास कामोफ 31 है जो AEW एयरक्राफ्ट है, जो रडार का पिक्चर डेवलप करेंगे पूरे कैरियर के चारों तरफ, 600 किलोमीटर तक एक परिंदा भी पर ना मार सके, तब सी कंट्रोल होता है, और हमारी सबमरीन्स साथ साथ सी डिनाइल करती है। एयर कमोडोर साहब, भारत के लोगों के दिमाग में अभी 2019 में जो हवा में जो हमारी एक झड़प हुई थी पाकिस्तान के साथ, वो सबसे ज्यादा ताजा होगी। अब 6 साल के बाद आज अगर हम एयर डिफेंस या एयर कैपेबिलिटीज की बात करें, कहां ठहरे हैं दोनों देश? देखिए, बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उस समय हमारे पास रफाल जहाज नहीं था। आप फरवरी 2019 की बात कर रहे हैं, जब बालाकोट स्ट्राइक के बाद उन्होंने रिटेलिएटरी स्ट्राइक की, तो हवा से हवा में हमारा युद्ध हुआ, जिसमें एक MiG-21 खो के हमने एक F-16 को शूट डाउन कर दिया, और ये बहुत ही अच्छा एक्सचेंज रेट मैं कहूंगा। MiG-21 जो है वो 3rd जनरेशन जहाज, और कहा उनके जो F-16 है जो 4th जनरेशन जहाज को उसने शूट डाउन कर दिया था। तो आज हम उससे भी बहुत आगे जा चुके हैं। हमारे पास 36 रफाल जो कि 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। उस समय भी JF-17 ने भाग लिया था, लेकिन आज जो हमारी रफाल एयरक्राफ्ट है वो 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है। उनकी अगर रेंज देखें 3700 किलोमीटर। आप नेवी की बात कर रहे थे, अगर हमारी शिप जो है वो 1500 किलोमीटर दूर है उनके कोस्ट से, तब भी जाके हम कराची पे हमला कर सकते हैं, लेकिन उनका रेंज जो है 2175 किलोमीटर है JF-17 का। उनका मैरीटाइम स्क्वाड्रन JF-17 है, तो उसकी रेंज अगर 2175 है तो वो कहीं भी हमारे शिप्स के पास नहीं आ पाएगा, जबकि हमारे जहाज जाके उनके कराची को बम्बार्ड कर सकते हैं, उनका ट्रेड रूट को कट कर सकते हैं। तो ये कैपेबिलिटी है हमारे रफाल के अंदर, चाहे वो मरीन वर्जन हो, चाहे वो एयर टू एयर वर्जन हो। अच्छा, पाकिस्तान में अब एक नई किस्म की मक्कारी शुरू हुई है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। अभी सर इंक्वायरी का तमाशा शुरू किया है इन्होंने। देखिए, जब भी कभी पाकिस्तान से रिलेटेड कोई बात होती है ना, सबसे बढ़िया जो एक ग्रांटेड ले लिया जाता है वो है डिनायल। अभी इन्होंने बोला ना कि हम एक इंडिपेंडेंट निष्पक्ष इंक्वायरी, एक्चुअली शाहबाज ने भी बोला था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो सिर्फ बोलने के लिए बोला था। उसके साथ जो आप बाकी चीज़ें अटैच कर रहे हो, आप वो भी तो देखो ना, कि अगर इस नदी में पानी नहीं आया तो खून आएगा। तो ये भी आप ही के यहाँ से आवाज़ आ रही है। आप खुद भी कह रहे हो, अभी अभी ये श्रीमान जी जो कह रहे थे कि हम कुछ रिटेलिएट तो ज़रूर करेंगे। ओ भाई साहब, हम तो आपके ऊपर कुछ कर ही नहीं रहे, आप रिटेलिएट किस बात पर करेंगे? ज़्यादा बड़ी बात ये नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात ये है पाकिस्तान को आज हम पहली बार प्रूफ नहीं दे रहे हैं। मैं उसमें इन्वॉल्व था, इसलिए मैं कह पा रहा हूँ। अच्छा, हमने नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के आई कार्ड्स इनको दिखाए थे, भिजवाए थे उसकी कॉपी, कि भाई ये जवान ये है, ये कैप्टन साहब ये है, कृपया कर ले लीजिए। नहीं लिए। कब की बात है सर? ये कारगिल वॉर। अच्छा। कारगिल वॉर की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी सीधी बात। और ये डिनायल ऑफिशियल था उनके तरफ से, और यही एक्सेप्टेंस बाद में उन्हीं की आर्मी कर रही थी कि हाँ हम थे, हमारे लोग थे। उन्होंने एक्सेप्ट की इस बात को। उन्होंने वो क्या निशाने हैदर बाय द वे किसके कहने पर दिया गया था? इंडियन आर्मी के कहने पर। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड की बातें कर रहा हूं मैं। हमने पठानकोट का तो इनके आदमियों को इनवाइट कर साइट इंस्पेक्शन कराया था। कहां गया? देखिए, आदमी वो चीज देखेगा जो उसे दिखती है, अंधे को दिखेगा क्या?
मैं अगर आज प्रूफ की बात करूं, नहीं, आप ये सैटेलाइट वाला जो उनके हाथ में, ये पहलगाम वालों के हाथ में था, अगर इसका कम्युनिकेशन का रिकॉर्डिंग में 2 मिनट के लिए सुना दूं, ये तो हमारा था ही नहीं, इनमें से कोई बंदा हमारा नहीं था, कारगिल हमारा नहीं था, 71 वॉर में हम थे ही नहीं। वो तो हमने, आज आपके कई सारे एक्सपर्ट सो कॉल्ड बोलते हैं कि नहीं नहीं, वहां पर हमारे सिर्फ 10,000 सैनिक थे। तो यार 10,000 थे तो 93 ने सरेंडर कैसे कर दिया? एक आर्मी कमांडर ने, लेफ्टिनेंट जनरल ने सरेंडर किया है, तो वो 10,000 को कमांड करता था। पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि वो अपनी आवाम के साथ नहीं चल पा रहा। अच्छा, मैं एक अपडेट आपको और देता हूं। ये पाकिस्तान दुनिया को बेवकूफ समझता है, Yes. लेकिन है खुद। अब इन्होंने एक सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा करते हुए। आजकल एक टेम्परेरी मेंबर भी है पाकिस्तान, तो इसको लगता है मैं दुनिया का सबसे बड़ा चौधरी मैं बन गया हूं। है कुछ नहीं। अब उसमें जो खबर आई है वैभव कि उस प्रस्ताव की जो लैंग्वेज है, Yes. उसमें पाकिस्तान ने TRF, वो आतंकवादी जिन्होंने पहले जिम्मेदारी ली पहलगाम अटैक की और बाद में मुकर गए पाकिस्तान के कहने पर, वो TRF शब्द उसमें से हटवाया कि TRF ने उस हमले की जिम्मेदारी ली है और उसके बदले में ये कश्मीर के साथ डिस्प्यूटेड शब्द जोड़ने पर राजी हुए। मतलब ये किसी की सूरत में ये नहीं चाहते कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया जाए पहलगाम हमले के पीछे। जी देखिए, अगर नाम लिया जाएगा तो वो सीधा का सीधा, क्योंकि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि TRF का जो फाउंडिंग फादर है वो खुद जनरल आसिम मुनीर है, बिकॉज व्हेन ही वाज ISI चीफ, तो उसने ही TRF बनाई क्रिएट करी थी। ठीक है। और दूसरी बात, अगर TRF का नाम आता है तो फिर उसकी जांच होगी और जांच में फिर आसिम मुनीर का नाम आएगा और वो पाकिस्तान इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता है। दूसरी बात, देखिए अभी सर ने एक बात की, ये जो आप तलाल चौधरी का आपने वीडियो चलाया, फिर आपने अभी ये मोहसिन नकवी का वीडियो चलाया, ये दोनों ही इलेक्टेड नहीं है बाय द वे। अच्छा, ठीक है, ये दोनों ही इलेक्टेड नहीं है। और मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और मीडिया चैनल के मालिक हैं एक, ठीक है। और वहां पे इनको इंस्टॉल किया गया है। बेसिकली ये वसूली का काम करते हैं, वसूली करके पाकिस्तान आर्मी चीफ को हफ्ता भेजते हैं, ठीक है। इस वजह से ये की काबिलियत है, इस बिना पे इनको मंत्री बनाया गया है और इनकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के साथ ट्रेजेडी ये है कि एक जिहादी जनरल की जो अपनी पर्सनल विम्स एंड फैंसीज हैं, उसकी जो अपनी पॉपुलैरिटी की भूख है, जो कि इमरान खान को जेल में डालने के बाद बिल्कुल बॉटम पे चली गई है, वो उसको रिटेन करने के लिए, उसको रीगेन करने के लिए वो अपने पूरे मुल्क को एक न्यूक्लियर वॉर तक में झोंकने के लिए तैयार हो गया है। और ये देखिए एक बहुत चिंता का विषय है कि 25 करोड़ आवाम रहती है पाकिस्तान में, ठीक है। बलोच उनके साथ नहीं है, पठान उनको नहीं मानते, सिंधी उनके साथ नहीं खड़े, इवन पंजाबी भी, मेजॉरिटी पंजाबी तो इमरान खान के साथ खड़े, वो आसिम मुनीर के साथ खड़े नहीं है। और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो हिंदुस्तान के साथ वो जंग करने के लिए इतना बेताब हो रखा है। दुनिया में ग्लोबल कम्युनिटी को पाकिस्तान का असली चेहरा मालूम है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी आतंकवाद हो, उसके कुछ न कुछ तार जाकर के पाकिस्तान में मिलते हैं। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिलता है, वहां मारा जाता है। तो दुनिया को बताने के लिए हमको कुछ भी प्रूव नहीं करना है, दुनिया जानती है पाकिस्तान के पीछे। अरे देखिए, अब ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल पाकिस्तान ने एक बार फिर शुरू किया है। मतलब कौन सा खुददार देश ये कहता है कि मैं न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर दूंगा, मेरे पीछे मत पड़ना। अब इनके एक ये सीनियर आदमी, सर इसको तो सीनियर जर्नलिस्ट मानते हैं, नजम सेठी को, बिल्कुल, तो काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि दुनिया को एक बात पर शक नहीं है कि हम पागल लोग हैं, हमारे पे आई तो हम ये एटम बम का इस्तेमाल कर देंगे। चलिए इनके असेसमेंट पे भी बात कर लेते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हम लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकते, दूसरा इनको लगता है कि कोई बड़ी जंग नहीं होने वाली। देखिए, ये अभी तो कह ही नहीं सकते हम, क्योंकि काइनेटिक एक्शन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कब करेंगे वो टाइम एंड प्लेस ऑफ चूजिंग हमारी होगी। किस टारगेट सिस्टम्स पे करेंगे वो भी टाइम एंड प्लेस हमारी होगी। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस इस समय अगर वर्ल्ड में नॉर्मल रेटिंग एजेंसीज, जो न्यूट्रल रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने उनको 12वें पोजीशन पे रेट किया और भारत को 4थे पोजीशन पे। तो हमारे बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा डिफेंस बजट 10 गुना ज्यादा है, $79 बिलियन पे। हमारी इकोनॉमी $3,889 बिलियन की है जीडीपी, जो कि 2024 में था। उनकी कितनी है? 375 भी नहीं है। यानी कि हमारी इकोनॉमी भी 10 टाइम ज्यादा या 10 गुना ज्यादा उनसे बड़ी है। हमारे जो एयरफोर्स है, उनकी एयरफोर्स में प्रॉब्लम क्या है? उनकी ऑनलाइन अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत पुअर है, सर्विसिबिलिटी बहुत पुअर है, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी बहुत पुअर है। उनके जहाज, अब JF-17 जो गए थे म्यांमार के अंदर, आपको उनका हाल पता ही है, वो वर्चुअली क्रेट्स में चले गए। उसके बाद उनको पाकिस्तानी सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए उनको हवा में उड़ाने के लिए। तो बहुत मुश्किल है चाइनीज जहाज को मेंटेन करना। अगर लड़ाई हुई तो पाकिस्तान एयरफोर्स का साथ बहुत बुरा होने वाला। और अब ये दूसरे जहाज आप और ऑर्डर कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया करूंगा आज वॉर रूम में इतना ही। कर्नल शैलेंद्र आपका बहुत धन्यवाद, कैप्टन श्याम, एयर कमोडोर बहल साहब और वैभव बहुत धन्यवाद आपका।